स्वागत है आपका एसके क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल संसाधन। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जल हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है और उसे कैसे कैसे हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, और साथ में एंड में जानेंगे कि हम जल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करते हैं। इसमें आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डैम, उसके बारे में बहुत चर्चा की जाएगी, जो आपके अक्सर क्वेश्चन में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के लास्ट में और आने वाली सभी वीडियोस के जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा या जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, उसके लास्ट में मैं उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो और उनके आंसर्स दोनों को डिफाइन करूंगा। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, चैप्टर का नाम है जल संसाधन, यानी कि जल जो होता है हमारा एक संसाधन होता है। जल सबसे ज़्यादा हमारे पीने के उपयोग में आता है, क्योंकि जल के बिना हमारा जीवित रहना असंभव है। जल को जो है सेकेंडरी इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है हमारी लाइफ का। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का ऑक्सीजन होती है, जिसके बिना हम कुछ मिनट भी नहीं रह सकते, और सेकेंडरी होता है जल या फिर पानी। ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी लाइफ का फूड। इन्हीं सब के साथ हम जानते हैं कि हम जल को और किस किस आधार पर उपयोग करते हैं। जैसे हम जल से बर्तन धोना, खेतों में सिंचाई करना आदि इत्यादि कार्य जो है इस पानी की मदद से करते हैं, और ये हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। लेकिन जब आपने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 71%, ठीक है, हमारी पृथ्वी के ऊपर 71% के जगह पर केवल जल ही जल पाया जाता है, यानी केवल पानी से भरा हुआ है 71%। 29% पे क्या मिलता है? जमीन। ठीक है। उसके बावजूद भी आपने अक्सर सुना होगा न्यूज़ में कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जल कम होता जा रहा है। ठीक है। आए दिन आपने सुना होगा कि राजस्थान में या इस ज़िले में जल इतना कम हो गया है, वहाँ पे लोगों को 10 किलोमीटर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। और साउथ इंडिया में तो ये नौबत तक आ गई है कि लोग जो है ड्रम जो भरते हैं अपने पानी के, उनके ऊपर ताले तक लगाने लगे हैं। तो जब पानियों के ड्रम के ऊपर ताले लगने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जल जो है कितनी बड़ी समस्या बन गया आज के टाइम पे। ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 71% जल होने के बावजूद भी जो है हमें ये नौबत आ गई है? आपने ये तक सुना होगा कि कहा जाता है अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो भी पानी को लेकर होगा। क्यों? क्योंकि पानी इतना ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो आखिर हम जानते हैं कि पानी को कम होने के क्या क्या कारण हैं। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो करता है हमारा औद्योगिकरण। यानी कि जैसे जैसे उद्योग यानी फैक्ट्रियाँ बढ़ रही हैं, उस तरह जल की जो है कमी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि देखो, जो कभी फैक्ट्री लगाई जाती है तो फैक्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती हैं। उन मशीनों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपने सुना होगा कि वाटर से भी जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई फैक्ट्री निकलती है तो उसमें मशीनों को साफ़ करने के लिए, या और काफ़ी जैसे प्रोडक्शन होता है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, उनमें भी पानी को बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। और साथ में अगर कहीं रासायनिक या फिर केमिकल फैक्ट्रियाँ होती हैं तो उनसे निकलने वाला केमिकल अक्सर जो है नदियों को या तालाब या समुद्र को क्या करता है? गंदा करता है। ठीक है। तो औद्योगिकरण जो है पानी को नुकसान पहुंचाने में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक। दूसरा आपने सुना होगा कि जो पानी जो है वो एक नवीकरणीय या फिर रिन्यूएबल संसाधन है। यानी कि इसकी ये ऐसा संसाधन है जो वापस एक चैन की तरह चलता रहता है। यानी कि पृथ्वी से जल भाप बन के उड़ता है, फिर वापस जो है बादलों से बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरता है और भूमजल में समा जाता है। फिर भी अगर ये रिन्यूएबल संसाधन है तो उसके बावजूद भी जल क्यों कम होता जा रहा है, ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता होगा। इसका कारण यही है कि जो हम पे जल है, हम उसे धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? गंदा करते जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिकल्स जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो फैक्ट्री से निकल के नाली में जाते हैं, नाली से नालों में, और बड़े नालों से वो धीरे धीरे नदी में मिक्स हो जाते हैं। पहले जो है नदियाँ जो थी, नदियों का पानी पीने लायक था, लेकिन अब नदियों का पानी पीने लायक नहीं रह गया है। ये इसी का कारण है कि हम जो है नदियों को गंदा कर रहे हैं। इस टाइम के अगर आपसे पूछा जाए, अगर इस टाइम पे करंट में सबसे प्योर नदी जो है आपकी नर्मदा नदी है। गंगा यमुना ये नदी भी अब बिल्कुल भी प्योरेस्ट नहीं है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जल कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो कुछ किसान होते हैं वो अपने खेतों में ट्यूबवेल लगा लेते हैं। ट्यूबवेल या फिर कुएं। कुएं तो चलो एक हद तक ठीक थे, उनसे एक सीमित मात्रा में पानी निकाला जा सकता था एक बार में। लेकिन ट्यूबवेल की सहायता से जो किसान अपने खेतों में ट्यूबवेल लगाते हैं वो भूमजल को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेती है या फिर खींच लेती है। उससे हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो एक दूसरा आपका अगला कारण हो जाएगा पानी की समस्या पैदा करने वाला खेतों में लगने वाली ट्यूबवेल। अब अगला टॉपिक आता है हमारा डैम यानी बांध।
बांध जो है एक बहुउद्देशीय परियोजना है, यानी कि इसका उद्देश्य केवल एक नहीं होता, इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। उसी को कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। डैम से डैम की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। डैम की सहायता से जो है मछली पालन किया जाता है। और डैम की मदद से ही किसी क्षेत्र में बाढ़ को रोका जाता है। तो इसी वजह से इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। देखिए, बांध जो है, बांध होता क्या है, अक्सर जब किसी नदी का बहाव होता है तो उस नदी के आगे एक दीवार बना दी जाती है। ठीक है, उस नदी के पानी को रोकने के लिए। जब वो नदी का पानी उस दीवार से रुक जाता है तो आगे नदी के पानी को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जाता है। इससे क्या होता है, आगे अगर बाई चांस कभी नदी का बहाव या नदी में पानी ज़्यादा चढ़ जाता है तो उसे डैम की सहायता से रोक लिया जाता है, जिससे आगे आने वाले क्षेत्रों में बाढ़ ना आए। और इसी सहायता से डैम से जब पानी को एक स्पीड से छोड़ा जाता है तो उसी से जो है इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाता है। ठीक है। और जब पानी को एक जगह हम इकट्ठा करते हैं तो उसी उसी पानी में हम मछली पालन भी करते हैं। तो ये तो हो गए डैम के फायदे। लेकिन डैम के फायदों से ज़्यादा डैम को लेकर समस्याओं का जिक्र ज़्यादा किया जाता है। क्यों? देखिए, डैम जो है किसी एक छोटे से क्षेत्र में नहीं बनाया जाता है। डैम के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र चाहिए होता है। तो इसीलिए अगर किसी नदी के ऊपर डैम या फिर बांध बनाया जाता है तो उसके आसपास के रहने वाले लोगों को वहाँ से हटना पड़ता है या फिर वो जगह खाली करनी पड़ती है। तो जब सरकार उन लोगों से ये जगह खाली करने को कहती है तो उनके लिए समस्या पैदा हो जाती है कि वो इस स्थान से अब किस स्थान पे जाएंगे। सरकार उन्हें हेल्प तो करती है लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है उनके लिए जितना सरकार उन्हें बताती है। ठीक है। तो एक समस्या तो ये हो जाती है, उससे लोगों को विस्थापन की समस्या पैदा होती है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है। दूसरा इससे होता है कि जब डैम बनता है तो जब दीवार बना दी गई और पानी अब चढ़ेगा तो आसपास का एरिया या फिर कई सारे जंगल भी जो है पानी में डूब जाते हैं। और वो एक टाइम बाद पृथ्वी से एक तरीके से ख़त्म ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो पानी में डूबे हुए हैं हमेशा। अब उनका इंसान कभी भी यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरी समस्या आपकी ये हो गई। तीसरी समस्या ये आती है, डैम लगाने के बाद जब पानी धीरे धीरे फ्लो होता है आगे तो उससे अवसाद जो होते हैं वो जमा होते रहते हैं रास्ते में। जब पानी तेजी से फ्लो हो रहा था तो आने वाली मिट्टी, पत्थर, कंकड़ वो तेजी से सब बहते चले जा रहे थे। लेकिन जब पानी की स्पीड धीरे हो गई तो जो मिट्टी वगैरह होती है वो नीचे जमती चली जाती है। तो उससे क्या होता है, वो जो अवसाद होते हैं वो एक चट्टान के रूप में नीचे जमने लगते हैं, जिससे नदी में रहने वाले जो जीव होते हैं, हमारे मछली, मगरमच्छ वगैरह, उन्हें जो है खाने के लिए चीज़ें, जो पौष्टिक आहार होता है वो नहीं मिल पाता। ठीक है। और इससे एक अगली प्रॉब्लम ये होती है कि जो मछलियाँ होती हैं उनका जब अंडे देने का समय आता है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं। जहाँ पे वो नॉर्मली रहती है वो वहाँ पे अंडे नहीं देती, वो किसी दूसरे स्थान पे जाके अंडे देती हैं। लेकिन जब बीच में बांध लगा दिया जाता है तो वो मछलियाँ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने अंडे देने वाले मौसम में नहीं जा पाती। ठीक है। तो ये तो हो गई बांध से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। जब डैम बनाया जाता है तो आसपास रहने वाले लोगों को वो स्थान छोड़ के जाना पड़ता है वहाँ से। ठीक है। उन्हें अपने कामकाज जो भी वो कार्य कर रहे थे उन्हें सबको वहीं पे छोड़ के किसी नए स्थान पे बसना पड़ता है। तो एक नुकसान तो उनका ये हो गया कि वो जिस स्थान पे जा रहे हैं उस स्थान में उनकी रहने की आगे की परिस्थिति क्या होगी वो उन्हें भी नहीं पता होती। दूसरा जो कहा जाता है कि किसानों के सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है, लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। क्या आपने कभी सुना है कि किसी बांध की सहायता से जो है किसी किसान के खेत में पानी जा रहा हो? ऐसा बहुत ही कम एरियाज में होता है। बांधों का असली निर्माण जो है औद्योगिकरण के उद्देश्य से ही किया जाता है, जिससे इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जा सके। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज में चलने वाली मशीन किससे चलती हैं? बिजली से चलती हैं। तो उस बिजली का उत्पादन करने के लिए डैम का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो भुगतता कोई और है और उसका फ़ायदा कोई और उठाता है। ये होता है डैम के बारे में। इसलिए इसे इसे क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। आपने अक्सर कई सारे बांधों को लेकर आंदोलन सुने होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है टिहरी बांध। ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में बना हुआ टिहरी बांध जो है, इस बांध को लेकर लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि जो लोग इस बांध के क्षेत्र के आसपास रहते हैं उन लोगों को वो जगह खाली करने का आदेश दिया गया था, या फिर उन्हें उस जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए कहा गया जाने को। तो अगर इतने सारे लोग जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उनके रहने खाने की समस्या जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो उन्हें नए स्थान पे मिलने वाली है, उस समस्या को ना झेलना पड़े, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने या वहाँ की आसपास की जनजातियों ने ये आंदोलन शुरू किया था, जिसका नाम था टिहरी बांध आंदोलन।
ठीक है। ऐसे ही आपका आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नाम। ये गुजरात के नर्मदा नदी पर बने बांध के ऊपर था। इसमें क्या होता है, इसे एक एनजीओ चलाता है। वो एनजीओ उन लोगों को इकट्ठा करता है जो इस बांध के अगेंस्ट है, यानी कि वो जनजातियां जो इस बांध से प्रभावित हुई हैं नेगेटिव तौर पर, उन लोगों को इकट्ठा करता है और इसके खिलाफ एक आंदोलन चलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बांध का टॉपिक। बांध के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजना यानी कि बांध से कौन कौन से फायदे होते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि जल कैसे कैसे कम हो रहा है और जल का हम कैसे कैसे उपयोग कर रहे हैं। अब आगे अगला टॉपिक है हमारा कि हम जल को किस किस तरह से बचाते हैं। जब जल हमारा कम होता जा रहा है तो उसको बचाने के लिए कई सारी परियोजनाएं चलाई गई जिसे हम कहते हैं जल संरक्षण यानी कि जल को बचाना। अगला हमारा टॉपिक है वर्षा जल संग्रहण। इसके अंदर हम 3 तरीके पढ़ेंगे जिससे जल को बचाया जाता है, जल को सुरक्षित रखा जाता है। सबसे पहला आता है आपका इसमें छत वर्षा जल संग्रहण। इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है तो छत के थ्रू जो है पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी कि छत में पाइप लगाए जाते हैं। वो पाइप जो है धीरे धीरे, अक्सर क्या होता है छत से गिरने वाला पानी अक्सर नालियों में बह जाता है, लेकिन इसमें उन पाइपों को जो है जोड़ जोड़ कर आगे एक टैंक तक ले जाया जाता है और सारा वर्षा का जल उस टैंक में इकट्ठा होता रहता है और उस जल को आने वाले टाइम पे यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए या अन्य कुछ गाड़ी वगैरह धोने के लिए उस जल का उपयोग किया जाता है। और अगर कोई जल उस टैंक से भी, उस टैंक की लिमिट से ऊपर चला जाता है या उस टैंक में ज़्यादा फालतू होता है तो उस जल को कहाँ छोड़ दिया जाता है, कुएं में। इससे क्या होता है, कुएं में जब वो जल जाता है तो वो भौम जल को भर देता है। ठीक है, तो हमारा इसमें सबसे पहला नाम आता है छत वर्षा जल संग्रहण का। इसकी मदद से हम छत के जल, वर्षा के जल को छत के थ्रू, फिर पाइपों से, और पाइपों के थ्रू हम उसे एक टैंक में जमा कर लेते हैं और उसका आगे यूज़ किया जाता है। ये अक्सर जो है राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे कई क्षेत्रों में आज भी जो है छत वर्षा जल संग्रहण की क्रिया की जाती है। अगला हमारा टॉपिक आता है टांका। इसमें क्या होता है, इसमें घर के आंगन में एक गड्ढा बना दिया जाता है जिसे कहा जाता है होज। ये गड्ढा जो है घर के आंगन में अंडरग्राउंड बनाया जाता है, यानी कि अंदर को धंसा हुआ बनाया जाता है। इसे घर के आंगन में बनाते हैं और छत के ढलान को आंगन की तरफ को मोड़ के बनाते हैं। तो वर्षा का जल जैसे जैसे छत पे गिरता है और छत के सहारे से वो सारा जल इस गड्ढे में भर जाता है। इससे क्या होता है, आने वाले टाइम पे इस जल का फिर उपयोग किया जाता है। कई बार कई स्थानों पे ऐसा होता है कि उस गड्ढे के साइड में कुछ अंडरग्राउंड कमरे भी बना दिए जाते हैं, जिससे कि गर्मियों के दिनों वो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइड में क्या रहता है, एक पानी का बड़ा सा गड्ढा। इसी वजह से वो कमरे भी ठंडे रहते हैं, तो गर्मियों के मौसम में उनका सही यूज़ कर पाते हैं लोग। ठीक है, तो दूसरा आपका हो गया टांका। ये कहाँ बनाए जाते हैं ज़्यादातर, ये भी राजस्थान में बनाए जाते हैं। अब आपका लास्ट इसमें आता है बांस ड्रिप सिंचाई। इससे क्या होता है, ये अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों पे होता है। जब पहाड़ों से झरने या झील या नदी बहकर आती है तो उसी से कभी कभी जो बैम्बू होते हैं ना, बांस, उसे ऐड कर देते हैं कहीं पे। तो उस बैम्बू में जो है पानी मान के चलो कि पहाड़ है, पहाड़ से कोई झरना बह रहा है, उस झरने के एक छोटे से सिरे पे एक बांस लगा देते हैं। ठीक है, उस बांस के अंदर अंदर को पानी जाता है, फिर उस बांस के डंडे को आगे और ऐड करते जाते हैं और उस बांस की श्रृंखला को अपने खेतों के ऊपर से होके गुजारते हैं। और उस बांस में बीच बीच में क्या कर देते हैं, छेद कर देते हैं छोटे छोटे। उससे बूंदों के रूप में जो पानी है उनकी फसलों के ऊपर गिरता रहता है। ये अक्सर जो है मणिपुर में किया जाता है। ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये जो उत्तर उत्तर पूर्वी का क्षेत्र होता है भारत का, वहाँ पर ये अपनाई जाती है प्रणाली। इससे भी जो है जल को बचाया जाता है और झीलों के पानी को बड़ी आसानी से जो है सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो ये हो गया आपका जल संसाधन। अब आते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इस चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनमें से एक अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, पहला इसमें क्वेश्चन है आपका बहुउद्देशीय परियोजना, यानी कि जो आपका बांध है उससे होने वाले नुकसान और फायदे कौन कौन से हैं ये बताने हैं। तो फायदे आपको पता है कि इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इससे जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, पहला फायदा हो गया। दूसरा फायदा होता है कि इसमें जो है मछली पालन किया जाता है। तीसरा आता है इससे जो है किसी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, यानी कि बाढ़ ना आए उस क्षेत्र में, ऐसा रोका जाता है। और चौथा आता है अगर किसी क्षेत्र में जल की काफ़ी ज़्यादा समस्या आती है तो उस क्षेत्र तक भी जल की आपूर्ति की जाती है बांधों के द्वारा। तो ये तो हो गए 4 फायदे जो हमें बांध से मिलते हैं, इन्हें आप डिटेल में लिखेंगे। अब इससे होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहला नुकसान आता है कि जब बांधों का निर्माण किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा आता है कि इस
परियोजना के द्वारा कई सारे जंगल जो है पानी में विलुप्त हो जाते हैं या फिर डूब जाते हैं। ठीक। तीसरा आता है कि जब बांध बनाए जाते हैं तो बांध नदी का बहाव कम हो जाता है, जिस वजह से नदी के नीचे क्या हो जाता है, अवसाद जमा हो जाते हैं जो धीरे धीरे एक चट्टान का रूप ले लेते हैं। और चौथा नुकसान आता है कि इससे मछलियों को अपने अंडे देने के मौसम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बाधा आती है। तो ये तो हो गए आपके बहुउद्देशीय परियोजना यानी बांध से होने वाले नुकसान और फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल की दुर्लभता के कारण और उसके उपाय। तो जल को दुर्लभता के क्या क्या कारण है मैंने अभी आपको गिनवाए थे, जिनमें सबसे बड़ा कारण आता है आपका औद्योगिकरण। ठीक है। दूसरा आता है हमारा जल के द्वारा बिजली की आपूर्ति। तीसरा आता है हमारा ट्यूबवेल द्वारा जो खेतों में ट्यूबवेल लगाई जाती है उनसे जो पानी खींचा जाता है ज़मीन से, उससे भी हमारा भूमजल स्तर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उससे अगला आता है हमारा उद्योगों से निकलने वाला रसायन या फिर केमिकल जो अक्सर नदियों को गंदा करता है। तो ये वो कारण है जो हमारे आज के टाइम पे जल की दुर्लभता के कारण बन गए हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं हम इसके उपाय। इसके 3 उपाय मैंने आपको गिनवाए थे। सबसे पहला था छत जल वर्षा संग्रहण, जिसमें छत के पानी को या फिर वर्षा के पानी को कैसे एक जगह इकट्ठा किया जाता था। दूसरा आता है इसमें टाँका या फिर हौज बनाकर, जो घर के आंगन में एक गड्ढा बनाकर पानी को इकट्ठा किया जाता था। तीसरा आता है हमारा मणिपुर में होने वाला बांस ड्रिप सिंचाई, जिससे झीलों के या झरनों के पानी को बांस की सहायता से अपने खेतों तक ले जाया जाता था। तो ये हो गया हमारा चैप्टर खत्म। इन 2 क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख कर जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।